हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे वेल्डिंग। तो माय आरआरबी जेई ओरिएंटेड हैंड रिटन नोट्स। ज़्यादातर मैंने हर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो 8 से 10 पेज में कंप्लीट करने की कोशिश करी है, लेकिन स्टिल इसके 14 चले गए हैं क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है। तो मैंने कोशिश करी है, सब कंटेंट मैंने कवर करा है, पीवाईक्यूज भी कवर करे हैं मैंने इसमें थ्योरी के साथ साथ। बस एक टॉपिक मेरा बचा हुआ है जो इलेक्ट्रोड का नोमेनक्लेचर होता है, उसके अलावा मैंने सब कुछ कवर करा गया है। तो चलिए, इसके वीडियो के बाद आपके सब पीवाईक्यूज और टॉपिक्स वाइज थ्योरी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे बहुत कम टाइम में। शुरू करते हैं। वेल्डिंग वेल्डिंग में क्या होता है कि जो हमारी जॉइनिंग होती है वो कैसे होती है, एटॉमिक लेवल की होती है, मतलब एटॉमिक लेवल पे जाके होती है। एटॉमिक लेवल्स के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में चेंजेस आते हैं, वो ज्वाइन होते हैं। तो इस बारे वो चेंजेस होते हैं, तो इसको ये पेपर में आया हुआ है कि वेल्डिंग में हमारी कैसे होती है, एटॉमिक लेवल ज्वाइनिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, जो वेल्डिंग हम करते हैं वो कैसा जॉइंट होता है, वो परमानेंट जॉइंट होता है। परमानेंट जॉइंट मतलब एक बार वेल्डिंग हो गई तो वो एटॉमिक लेवल पे हो गई है, तो अब वो ज्वाइन हो गए हैं, तो वो वापस से नहीं हो सकते। टेम्परेरी कैसे होते हैं जॉइंट, जैसे नट एंड बोल्ट हुआ आपका, रिवेट हुआ आपका, ये टेम्परेरी होता है। अब जो वेल्डिंग है वो हम एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर के साथ भी कर सकते हैं और उनके बिना भी कर सकते हैं। मतलब हमें हीट की जरूरत ना भी पड़े ऐसी भी वेल्डिंग होती है, ऐसी भी वेल्डिंग होती है जिसमें हीट की जरूरत पड़े, ऐसी वेल्डिंग होती है जिसमें प्रेशर की जरूरत पड़े, ऐसी वेल्डिंग होती है जिसमें प्रेशर की जरूरत ना पड़े। या फिर हमें फिलर मटेरियल्स, जो हम ऊपर से फिलर मटेरियल्स डालते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, उनकी जरूरत पड़े और ना पड़े, तो दोनों तरह से वेल्डिंग होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फिलर मटेरियल्स चाहिए ही चाहिए होगा, जैसे गैस वेल्डिंग में चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं है कि हर वेल्डिंग में चाहिए होगा। ठीक है। और इसके इसमें क्या होता है, वेल्डिंग में हम सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये भी इसकी एक खास बात है। अब वेल्डिंग जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस क्या है, देखो, एक वेल्डिंग, एक हमारा कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, हमने यहाँ पर फिलर मटेरियल डाला और इसकी वेल्डिंग कर दी यहाँ पर और ये ज्वाइंट हो गए। अब अगर ये ज्वाइंट हो गए हैं तो क्या हुआ, ज्वाइन हुए ना, ज्वाइन मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव प्रोसेस है। अगर हमें इसकी मशीनिंग करनी होती तो हमें मान लो यहाँ से काटना ही है, यहाँ से काट दिया, अपने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो वो कट गया ना मटेरियल, तो वो कैसा हो गया, नेगेटिव प्रोसेस हो गया। इसीलिए वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। अब इसमें तीन तरह की वेल्डिंग होती है। जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते थे, ऑटोजीनियस वेल्डिंग बोलते थे। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पर मैंने स्टार लगा के लिख दिया था कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को क्या क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ऑटोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। अब फ्यूजन के स्टेट पे, अगर लिक्विड स्टेट पे जाके वेल्डिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये भी पेपर में आया हुआ है, होमोजीनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, मतलब जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, होमोजीनियस, होमोजीनियस वेल्डिंग होगी। ये कितने टाइप्स की होती है, एक होती है आर्क वेल्डिंग, हम पढ़ेंगे इसमें, रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ेंगे, ईबीडब्ल्यू पढ़ेंगे, एलबीडब्ल्यू पढ़ेंगे, और ईबीडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, और लिक्विड वो लेजर बीम वेल्डिंग, और केमिकल रिएक्शंस में गैस वेल्डिंग पढ़ेंगे और थर्मिट वेल्डिंग पढ़ेंगे। आर्क वेल्डिंग में भी हम फ्लक्स कोड वेल्डिंग होती है, शील्डेड गैस होती है, सबमर्ज होती है, जो पेपर में आई हुई है हम वो पढ़ेंगे। जैसे शील्डेड गैस में कौन सी होती है, टीआईजी, एमआईजी, पीओडब्ल्यू, प्लाज्मा और टंगस्टन इनर्ट गैस, मेटल इनर्ट गैस, वो पढ़ेंगे शील्डेड गैसेस में। और सॉलिड स्टेट में कौन सी होती है, रेजिस्टेंस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये परसुएटिव जो आपकी वेल्डिंग होती है वो कौन सी होती है, तो वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। अब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, ये भी पेपर में आया, तो लिक्विड स्टेट को बोलते हैं होमोजीनियस, सॉलिड स्टेट को बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ये कौन कौन सी होती है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग। फिर आता है जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ये भी आया हुआ है, तो याद रखना, ये होता है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तो ऐसे ही थ्योरी के साथ साथ हमारी पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये कितने टाइप की होती है, ये होती है सोल्डरिंग पढ़ेंगे और एक वेल्डिंग पढ़ेंगे। अब वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या है, परमानेंट जॉइंट है, अच्छी बात है, लीक प्रूफ जॉइंट हमारा बन सकता है, लीकेज नहीं होगी। फिर वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन, कैसे भी पोजीशन में कर सकते हैं, ऊपर की साइड, साइड में, नीचे, है ना, तो कैसे भी। और डिसिमिलर और सिमिलर मेटल कैसे भी कर सकते हैं, कोई सा भी मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके, कि हमें इसके लिए डिफरेंट वेल्डिंग नीड्स डिफरेंट इक्विपमेंट। हर वेल्डिंग को, जैसे हमें अगर वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट होगा, गैस वेल्डिंग होगी तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट होगा, तो हमें अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो कि क्या होता है, कॉस्टली होता है। और वेल्डिंग के बाद क्या होता है, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस, मतलब कि उसके अंदर एक दबाव पैदा हो जाता है, जिस तरह से क्या हो सकता है, क्रैक पड़ने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। स्किल्ड लेबर चाहिए होती है हमें इसके लिए, ये डिसएडवांटेज है। और एचएजी कैन बी फॉर्म, एचएजी मतलब क्या होता है, हीट इफेक्टेड जोन, जो हीट से इफेक्ट हो जाता है, जब हीट जनरेट होगी वो लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो वो क्या हो सकता है, इनसे उससे हीट इफेक्टेड जोन भी बन सकता है, जो कि खतरनाक होता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। जैसे ये है, अब हमने बट ज्वाइंट करना है, ये बट ज्वाइंट हमारा ये है कि हमने ऐसे और इसको ऐसे ज्वाइंट करना है, तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हमें फिलर मटेरियल डालेंगे, तो जो फिलर मटेरियल होगा वो हम इसमें डाला हमने, तो क्या हुआ कि ये जो फिलर मटेरियल है ऊपर तक आ जाएगा, ऐसा तो नहीं पूरी थिकनेस से जाएगा। तो यार ना, ये जो टर्मिनोलॉजी हमें याद करनी है कि इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट गैप। क्या बोलते हैं, रूट गैप बोलते हैं। अब ये जो पूल बन गया है, वेल्ड पूल, इसके जो ये है, इसको बोलेंगे वेल्ड पूल। क्या बोलेंगे, वेल्ड पूल, या फिर बोलते हैं पडल। लिख देना, यहाँ पर दिख नहीं रहा है,
क्या बोलते हैं इसको? पडल, PUDDLE, यस, ठीक है, पडल बोलते हैं। अब इसकी जो थिकनेस है बट जॉइंट हम कब तक कर सकते हैं? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो आप कहोगे 25 सेंटीमीटर थिक तक अगर मेटल प्लेट है, अगर इसकी डेप्थ 25 सेंटीमीटर तक है तो हम इसमें बट जॉइंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। और इसको हम किस लिए करते हैं कि वो रूट गैप जो है, अगर जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा हमें वेल्डिंग मटेरियल डालना होगा, और ये गैप होगा डालना होगा। अब ये जो वेल्डेड पूल है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये जो हाथ तक चाहिए होते हैं हमें जिसमें, और ये ऊपर वाले को बोलते हैं रिइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? रिइंफोर्समेंट। और नीचे वाले को बोलते हैं पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन। रिइंफोर्समेंट मतलब AR एरिया उसका, और पेनिट्रेशन का एरिया AP। इन दोनों को मिला के ये पूरा क्या बन जाएगा? वेल्ड पूल, या फिर क्या बोलते हैं इसको? पडल बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ये। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज ऑफ डायलेशन क्या होता है। मान लो आपको दो एरिया दे देंगे, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट दे देंगे और एरिया ऑफ पेनिट्रेशन दे देंगे, तो कहेंगे आपसे कि डायलेशन कितना होगा, मतलब कितना ज्यादा हमें ये चाहिए होगा वेल्डिंग मटेरियल। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ पेनिट्रेशन अपॉन एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट प्लस एरिया ऑफ पेनिट्रेशन। ये फॉर्मूला पेपर में आया हुआ है। जनरली हमें डायल्यूशन 70 से 80% चाहिए होता है, मतलब जो 70 से 80% हमें क्या चाहिए होता है कि पेनिट्रेशन अच्छा हो, भरे, और 20% या मुश्किल से 30% ऊपर रिइंफोर्समेंट रहे। तो इन बट जॉइंट साइज ऑफ द वेल्ड इक्वल टू द साइज ऑफ द थ्रोट। अब पेपर में आता है कि जो वेल्ड और थ्रोट का एरिया वो साइज है वो दोनों बराबर होते हैं। तो थ्रोट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रूट तक की। अब इसमें जो ध्यान से देखो, इसमें रूट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही तो होगी, और जो हमारा थ्रोट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब थ्रोट, और जो उसका साइज होगा वेल्ड की जो डेप्थ है वो भी तो बराबर ही है, तो इसलिए बोलते हैं वेल्डिंग डेप्थ और ये बराबर है। जैसे अब ये वाला है, ये वाला फिलेट वेल्ड है ना, तो इसमें क्या होता है? रूट की जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा? थ्रोट। लेकिन अगर हम कहेंगे इसकी हाइट कितनी है, तो आप हाइट तो ये वाली होगी, तो इसमें अलग अलग होती है, इसीलिए फिलेट वेल्ड में अलग होती है, बट जॉइंट में ये चीज सेम होती है। तो पेपर में पूछा गया है कि किसमें वेल्डिंग की जो साइज होता है वो थ्रोट के इक्वल होता है, तो आप कहोगे बट जॉइंट में इक्वल होता है। पेपर में आया हुआ है ये भी। फिर आते हैं हम फिलेट मटेरियल पे, फिलेट वेल्डिंग पे। फिलेट वेल्डिंग क्या होता है? जो ऐसे दो प्लेट होती है उसमें हम वेल्डिंग करते हैं। ये जो होता है इस पॉइंट को बोलते हैं टो, इस पॉइंट को बोलते हैं टो, जो सबसे नीचे है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? रूट। क्या बोलेंगे? रूट। तो डीपेस्ट पेनिट्रेशन को बोलते हैं, और रूट से ऊपर तक का डिस्टेंस जो होता है मिनिमम डिस्टेंस, वो कौन सा होगा? थ्रोट होगा। अगर पेपर में पूछा गया है कि जो फिलेट वेल्ड है उसमें सबसे वीकेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो ये भी वीकेस्ट पार्ट भी यही होता है, वो क्या कहते हैं? थ्रोट। ये भी पेपर में आया हुआ है, ये भी पेपर में आया हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? थ्रोट बोलते हैं। अब वेल्ड बेड क्या होगा? वेल्ड बेड ये होगा कि हमने एक बार वेल्डिंग करी यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें जितना सिंगल पास में जितना मटेरियल ऐड हो गया, जितना फिलेट मटेरियल हमने ऐड कर दिया, वो होगा वेल्ड बेड। इन अ सिंगल वी वेल्डेड एंगल बिटवीन द एज इज केप्ट 70 से 90 डिग्री। अगर वी वेल्ड है तो उसमें जो एंगल होगा वो 70 से 90 होगा। डेटाबेस क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, इस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो हम इसमें सबसे पहली वेल्डिंग पढ़ेंगे वो है आर्क वेल्डिंग। क्या है? आर्क वेल्डिंग। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पर बताता रहूंगा, इसमें मैंने मार्क नहीं कर रखे जल्दी जल्दी में, तो ठीक है। अब देखो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? एक कैथोड होता है आपका, जो कैथोड होगा वो कैसी होगी, इसमें वो साइन, वो उसका साइन क्या होगा, मतलब उसमें चार्ज कैसे होंगे? माइनस होंगे। कैसे होंगे? माइनस होंगे। और जो हमारा वर्क पीस होगा उसमें कैसे, वो कैसे चार्ज होगा? वो होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ध्यान से देखना, इसमें हमने एक जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें हमने एक पावर लगा दिया। अब पावर लगा के माइनस में, ये प्लस में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गिरेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गिरेंगे नीचे, तो क्या होगा? हीट जनरेट ज्यादा कहाँ पर होगी? इस पे। तो जो वर्क पीस है, अगर हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव है, मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव चार्ज है हमारा ये, तो नीचे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 हीट जनरेशन होगी। कितनी होगी? 2/3 हीट जनरेशन होगी। अब ये जो इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस के बीच में जो ये आर्क हमने जनरेट करा, इसको जो लेंथ है ये लेंथ होगी आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? आर्क लेंथ या फिर LA। अब ध्यान से देखना, अगर 2-3 हीट जनरेट यहाँ पर होगी तो कैथोड भी तो गर्म हो जाएगा जब इसमें से वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये इसमें हीट जनरेट होगी 1/3। कितनी होगी? 1/3। तो एक सेटअप है, दो तरह के होते हैं, अभी हम एक तरीका पढ़ रहे हैं खाली ये वाला, ठीक है? ये डायरेक्ट करंट वाला है। अब इसमें क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन कांटेक्ट विद वर्कपीस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, हमारे क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होता है। आर्क विल बी जनरेटेड इन कंटिन्यू द आर्क, सम गैप इज मेंटेन। जो गैप होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। पेपर में आया हुआ है कि आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसका जो डायमीटर है उसके 0.5 टाइम्स आधा या आधे, मतलब आधा या डेढ़ के बराबर, मतलब आधे से डेढ़ तक का हमारी डायमीटर होना चाहिए। किसका? आर्क लेंथ का। मतलब आर्क लेंथ का डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए? इस डायमीटर से आधा या फिर डेढ़ तक का, कोई भी रेंज हो सकती है। तो ये डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया। अब देखो, अब व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम कैथोड, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से
कैथोड से वर्क पीस में जा रहा है। वर्क पीस कैसा है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्या बोलोगे आप इसको? एनोड बोलोगे। क्या बोलोगे? एनोड बोलोगे। तो अगर हमारे इलेक्ट्रोड हमारे कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं तो कितनी जनरेट होगी? हीट 2/3 हीट जनरेट होगी। किस पे? हमारे वर्क पीस पे। वर्क पीस मतलब एनोड पे। एनोड ही तो है वर्क पीस। ये रहा एनोड पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अगर हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है? वो हमारा नीचे आ रहा है तो इस पे कैथोड पे कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 1/3 होगी। अगर इस पे 2/3 है तो इस पे कितनी होगी? 1/3 होगी। ये किसमें? डीसी आर्क वेल्डिंग में। किसमें? डीसी आर्क वेल्डिंग में। लेकिन जो एसी होता है उसमें पोलैरिटी चेंज होती है? तो नहीं होती है। होती है, मतलब उसमें क्या होगा कि उसमें ऐसे से पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। अब उसमें चेंज होती है क्या होगा कि एक बार एनोड पे 2/3 जनरेट होगी और एक बार कैथोड पे 2/3 जनरेट होगी, जिससे क्या होता है हीट यूनिफॉर्म जनरेट नहीं होती है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हम जो होते हैं ना, जो लोहे वगैरह का काम करते हैं, तो उनके पास कौन सी होती है? उनके पास होती है आर्क वेल्डिंग। और जो पतली टिन या फिर जैसे ऑटोमोबाइल में काम करते हैं उनके पास कौन सी होती है? गैस वेल्डिंग होती है। तो इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म हीट जनरेट नहीं होगी, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। किसको? एसी को। हम क्या यूज करते हैं? डीसी को। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म हीट जनरेट नहीं होगी। अब देखो, ये जो आर्क वेल्डिंग है दो टाइप के है। मैंने बताया था सिंगल पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। सिंगल पोलैरिटी वही जो मैंने बताया। इसमें क्या होगा? यहाँ पर 1/3 जनरेट होगी और यहाँ पर कितनी जनरेट होगी पॉजिटिव में? मतलब एनोड पे 2/3 जनरेट होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब माइनस से प्लस में जाएंगे, कैथोड से एनोड पे जाएंगे। अब अगर हमारे यहाँ पर आ गए एनोड से, उल्टा हो गया। अब अगर एनोड से कैथोड पे जाए तो उल्टा हो गया। तो अब क्या होगा? यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर वर्क पीस पे होगी 1/3 और एनोड पे कितनी होगी? 2/3। अब एनोड पे 2/3 हीट जनरेट हो रही है, वो तो बेकार है ना, हमें तो वर्क पीस पे चाहिए। तो वर्क पीस तो हमारे लिए स्टेट पोलैरिटी अच्छी होती है। तो हम ये पढ़ते हैं इसका डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी। तो डीसी इलेक्ट्रोड जो होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक एक वर्ड ध्यान से याद करना है। 2/3 हीट जनरेट होगी किस पे? इलेक्ट्रोड पे। और ये इलेक्ट्रॉन निकल के वर्कपीस पे स्ट्राइक करेंगे, जिससे क्या होगा? ज्यादा 2/3 हीट जनरेट होगी। और क्या होगा? थिकनेस ज्यादा, हाई थिकनेस और हाई मैग्नीट्यूड वेल्ड जो होते हैं उसको हम कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस पे 2/3 हीट जनरेट हो रही है तो डेप्थ तक जाएगी। वेल डिपोजिशन रेट क्या होगा? लेस होगा। जो डिपोजिशन रेट होता है हमारा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, वो क्या होगा? लेस होगा। मतलब फालतू का हमारा ऊपर एनफोर्समेंट नहीं बनेगा। फिर इनमें क्या? डीपी ऑफ स्टेट, अभी पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है? रिवर्स पोलैरिटी डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी बोलते हैं इसको। और डीसी इलेक्ट्रोड, अब ये जो डीसी है ये जो होता है ये हमारा एनोड बन जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा? एनोड बन जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पर हीट कितनी जनरेट होगी? तो ये होगी 1/3। कितनी होगी? 1/3। अगर ये 1/3 होगी तो ये बेकार होगा, क्योंकि हमें तो 2/3 चाहिए थी वर्क पीस पे। एनोड पे 2/3 हो रही है, बेकार, फायदा नहीं है कुछ ज्यादा। तो इतना ज्यादा यूज होता नहीं है 2/3 जनरेट ऑन इलेक्ट्रोड, बिकॉज इलेक्ट्रोड वर्क पीस से निकल के इलेक्ट्रोड को एक्साइट करेगा। मोर हीट विल बी जनरेट ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन कंपेयर टू वर्क पीस। वर्क पीस पे 1/3, इस पे 2/3। तो किस पे ज्यादा हो रही है? एनोड पे, जो कि बेकार है। हमें क्या मतलब? तो इट इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ लेस थिकनेस। जहां पर लेस थिकनेस चाहिए होगी वहां पर हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज कर सकते हैं। पेपर में क्या आया था? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डीसीईपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इतना आसान क्वेश्चन आया था। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। कैसे पता लगा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है? इलेक्ट्रोड कौन सा हमारा? ये वाला। और ये क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। क्यों? ऊपर क्या होता है? एनोड। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें इलेक्ट्रोड कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसको क्या बोल देंगे? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो इसको बोल देंगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किस में ज्यादा होगी? डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी में। किस में होगी? स्टेट पोलैरिटी में। फिर एसी वेल्डिंग में। और सबसे कम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किस में होगी? डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में। रिवर्स पोलैरिटी में क्यों होगी? क्योंकि 2/3 किस पे जनरेट हो रहा है? एनोड पे जनरेट हो रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे वो जनरेट हो रहा है। ठीक है। अब इट इज यूज इन ओवरहेड वेल्डिंग। ये भी पेपर में आया हुआ है कि तो फिर हम इसको यूज कहाँ करते हैं? ओवरहेड। ओवरहेड मतलब आप यहाँ पर खड़े होते हो, ऊपर वाली जो वेल्डिंग होती है जिसमें ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए होती है, तो इसको जब अगर हम करना है, आप नीचे खड़े हो तो नीचे से हाथ से ऊपर जाके करोगे तो उसको बोलेंगे ओवरहेड वेल्डिंग। तो उसमें हम कंसीडर करते हैं रिवर्स पोलैरिटी की करते हैं। लीनियर मोमेंटम एंड डाउनवर्ड मोमेंटम आर यूज्ड इन वेल्डिंग। अगर हमने क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है कि सीधे सीधे, और डाउनवर्ड मतलब नीचे। तो ये वेल्डिंग में यूज करते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला, मेल्टिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी मेल्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे अगर हीट ज्यादा जनरेट होगी तो ज्यादा जल्दी मेल्ट होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। स्मूथ एंड कंट्रोल आर्क। जो आर्क है वो स्मूथ होनी चाहिए एकदम, और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि वरना की वो क्या कहते हैं अनस्टेबल हो रही है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ वेल्डिंग करंट प्रोवाइडेड एट सुटेबल वेलोसिटी। जो हमारा करंट है वो हमें सुटेबल वेलोसिटी में, स्पीड उसकी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि कम कम आ रहा है करंट, तो ये भी गलत है। शॉर्ट सर्किट यूज टू इनिशिएट द आर्क। जो हम आर्क को इनिशिएट करते हैं, जैसे हमारा ये इलेक्ट्रोड है उसको हल्का सा टच करेंगे इससे वर्क पीस से, जिससे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, आर्क जनरेट होगा और उससे आग जल जाएगी। बट इफ करंट
हाई करंट फ्लो देन इट में डैमेज पावर सोर्स टू। लेकिन अगर हमारा करंट ज्यादा फ्लो हो रहा होगा तो क्या होगा, वो जो पूरा पावर सोर्स है वो ही खराब हो सकता है। पावर सोर्स कौन सा, देखो यहाँ से समझो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा, इसको हम हल्का सा टच करवाते हैं यहाँ से और फिर ऊपर उठा देते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट करने से आग लग जाए हल्की सी और फिर आर्क करंट बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि करंट फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है ये बैक मार के ये पूरा खराब कर देगा पावर सोर्स को, तो इसीलिए ये खराब भी होता है, तो इसकी ये इफेक्ट करता है। अब क्या, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन में गेट भी स्टब्ड, मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, खराब हो जाएंगे। सही है, खराब हो जाते हैं जल्दी। नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन में डैमेज, जो नॉन कंज्यूमर है और ये तो वो, हाँ नॉन कंज्यूमर है वो क्या हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। डैमेज क्यों जाएंगे, क्योंकि करंट फ्लो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट के कारण, तो उससे क्या हो सकता है, खराब हो सकते हैं। ठीक है, अब जब हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम दो तरह की वो कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं। या तो हम कांस्टेंट करंट टाइप ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कांस्टेंट करंट टाइप, या फिर हम लेंगे कांस्टेंट वोल्टेज जहां पर हमारी वोल्टेज कांस्टेंट आ रही हो, या फिर जहां पर करंट वो करंट कांस्टेंट आ रहा हो। तो पहला कौन सा होता है, कांस्टेंट करंट टाइप। कांस्टेंट करंट टाइप का पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ किसका, वी और आई के बीच में होगा, तो इसके जो ये ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है कुछ, और इसको क्या बोलते हैं, क्या लोग क्या होगा, ड्रूप शेप बनती है। कैसी शेप बनती है, ड्रूप शेप बनती है, लिख लेना, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट है करंट, करंट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब करंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारा वोल्टेज में चेंज हुआ तो करंट में जो चेंज होगा वो बहुत कम या फिर नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अगर वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा करंट, तो उसको हम क्या बोल देंगे, भाई करंट कांस्टेंट है, जरा भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएशन इन वेल्डिंग करंट विद आर्क इज वेरी स्मॉल, तो यही बात बोल रहा है कि जो वेरिएशन चेंजेस है करंट में वो क्या रहते हैं, बहुत स्मॉल रहते हैं, और इसीलिए वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी एल। ठीक है, ए प्लस बी एल। अब ये जो होता है इसमें याद रखना, इसका जो स्लोप है पेपर में आता है, स्लोप जो है वो कैसा होता है, इसका नेगेटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। अब ये हाथ वाली मैनुअल वेल्डिंग होती है, मशीन वाली नहीं, मैनुअल वेल्डिंग उसमें यूज करते हैं जहां पर कांस्टेंट करंट को रखते हैं। यूज्ड व्हेन देयर इज अ लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ वेल्डिंग आर्क लेंथ, जहां पर आर्क लेंथ की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा हो रही हो, जो एल हमने लिखा ना वो जो ज्यादा हो रहा हो, के ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा हो, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं भाई, यहाँ पर यूज करते हैं कांस्टेंट करंट टाइप, और उसके लिए हमें कैसा चाहिए होगा, स्किल्ड लेवल चाहिए होगा, मैनुअल आर्क वेल्डिंग चाहिए होती है। आई सेम होना चाहिए, एच सेम, हीट इफेक्टिंग मटेरियल सेम, वेल्डिंग यू बेड यूनिफॉर्म सेम। अब देखो अगर करंट सेम है तो हीट इफेक्टिव जोन जो है वो भी सेम रहेगा, जो हीट जनरेट होगी वो भी सेम रहेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेल्डिंग विल बी क्रिएटेड, और इसी बार अगर करंट सेम है तो हमारी जो वेल्डिंग है वो यूनिफॉर्म रहेगी। कैसे रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। बस इसमें याद करना है, ये पेपर में आया हुआ यही है कि जो आई होता है वो वेरी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू डेल बी। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेंट वोल्टेज पे। कांस्टेंट वोल्टेज टाइप का होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर फ्लैट होता है, ये आपको दिख रहा होगा, लीनियर फ्लैट स्लोप होता है, यहाँ पर V यहाँ पर I। अब इसमें बहुत सारे वोल्टेज और करंट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं पेपर में और भर भर के आते हैं। पहले क्या है कि कांस्टेंट वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज ब्रिंग लार्ज चेंज इन करंट, मतलब हल्का सा भी वोल्टेज में चेंज हुआ तो करंट में लार्ज चेंज होगा। या उसका उल्टा समझो, अगर करंट में बहुत ज्यादा चेंज हुआ तब भी वोल्टेज में क्या होगा, बहुत ही कम चेंज होगा, जिस कारण से हम इसको बोल देते हैं कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। वो मैनुअल में यूज करते हैं, ये किस में करते हैं, ऑटोमेटिक में यूज करते हैं। और वेरी स्मॉल वेरिएशन, जहां पर हमें आर्क लेंथ का वेरिएशन बहुत कम होता है वहां पर यूज करते हैं। लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए होता है तो हम कांस्टेंट वोल्टेज यूज करते हैं। प्रोड्यूस सेल्फ रेगुलेटिंग आर्क, अगर रेगुलेट अपने आप करे तभी तो 220 वोल्ट होती है ना इंडिया की, तो उस पर ही रेगुलेट करे अपने आप, तो वो। लेकिन जो इसमें यूज करते हैं ओपन वाली, ये बहुत सारे वो है, ओपन जो है वो कितनी होनी चाहिए वोल्टेज, हम उसको डाउन कर देते हैं कितना, 40 से 95, और ये कांस्टेंट रखते हैं वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें कुछ बहुत सारी वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज जो विदाउट लोड, जब हमने कोई भी चीज चालू नहीं करी उस टाइम पे जितनी वोल्टेज है वो होती है 40 से 95, मतलब हम इसको कांस्टेंट रख देते हैं अपने डीस्टेबलाइजर से। ठीक है, फिर एक होता है शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब उस सर्किट में सबसे मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, उसको बोलते हैं आईएससी। क्या बोल सकते हैं, आईएससी। अब वो कब होगा, जब वोल्टेज जो है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक ड्यूटी साइकिल पेपर में पूछा जाता है, ड्यूटी साइकिल क्या मतलब होता है, आर्क ऑन टाइम अपॉन आर्क ऑफ टाइम प्लस आइडल टाइम। मतलब क्या हुआ, मान लो आर्क जो है उसमें हमारी जो वेल्डिंग है वो 5 मिनट हुई, ठीक है, और 1 मिनट का आइडल टाइम हुआ, तो ड्यूटी साइकिल कितनी हो गई, 5/5 प्लस 1, तो कितनी हो गई, 5/6। अब मान लो आइडल टाइम ज्यादा हो गया तो वेल्डिंग क्या हो जाएगी, 5 से ज्यादा हो गया तो वेल्डिंग बेकार हो जाएगी। क्यों भाई, वेल्डिंग जितनी हम वेल्डिंग कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हम उसको आइडल रख रहे हैं, खाली रख रहे हैं, तो ऐसी वेल्डिंग
सुटेबल नहीं करती है। और इसमें IT और VT क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करंट, ट्रांसफॉर्मर करंट होता है जो हम ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, और उसकी वोल्टेज होती है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले वो याद करना, V इज टू A प्लस BL, ये तो हमने पढ़ लिया पहले ही। अब VT मतलब ट्रांसफॉर्म वोल्टेज, ओपन ओपन करंट, ट्रांसफॉर्मर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट, ये इन दोनों का इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ देखो ओपन और ISC ये भाई भाई होते हैं, VT और IT भाई भाई होते हैं। तो VT और IT सबसे ऊपर, VO और ISC नीचे, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला में याद रखेंगे VR, जो VR होता है वो कितना होता है, VOC माइनस IR अपॉन ISC अपॉन VOC। VOC मतलब ओपन करंट, ओपन वोल्टेज। अब ओपन वोल्टेज माइनस ये कितना है, ये ओपन वाला, तो ओपन माइनस IR अपॉन ISC शॉर्ट सर्किट करंट इनटू VOC, ये फॉर्मूला याद करना है। अगर हमें स्टेबल आर्क चाहिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर हमें स्टेबल आर्क चाहिए तो VR जो हमारा VR है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो VT के बराबर होना चाहिए, मतलब ट्रांसफॉर्मर करंट के बराबर होना चाहिए। और अगर स्टेबल आर्क कांस्टेंट करंट में चाहिए तो IR किसके बराबर होना चाहिए, IT के बराबर होना चाहिए, मतलब ट्रांसफॉर्मर करंट के बराबर होना चाहिए। क्या चीज, IR। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आता है, हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग इनटू वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ मेल्टिंग कितना होता है, M इनटू लेटेंट हीट प्लस MCP TM माइनस TA। ये पेपर में हुआ है, रिक्वायर्ड हीट होती है। और वॉल्यूम मेल्टेड कितना, हमें नगेट को एक मान ज्वाइंट करना है, तो हमने कितना उसको मेल्ट करा, तो एरिया इनटू स्पीड, एरिया इनटू स्पीड। तो इसका फॉर्मूला हीट सप्लाइड कितना होगा, VI अपॉन N या फिर I² RT, I² RT है ये, ठीक है, I² RT। ये भी पेपर में पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार आता है VI अपॉन N के ऊपर, तो गेट में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आता है ना हीट सप्लाइड का। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हीट रिक्वायर्ड अपॉन हीट सप्लाइड, हीट रिक्वायर्ड क्या है ये, और हीट सप्लाइड क्या है हमारी ये, VI अपॉन N। कभी कभी पूछ लेते हैं वॉल्यूम कितनी मेल्ट हुई, तो एरिया इनटू ये जो पूरा एरिया है इनटू वेल्डिंग स्पीड। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, ये भी पेपर में आया हुआ है आरआरबी में, कि मैक्सिमम पावर चाहिए तो कितना होगा, जो हमारी करंट होगा वो कितना होगा, शॉर्ट सर्किट करंट का हाफ होगा, और वोल्टेज जो है वो ओपन वोल्टेज की हाफ होगी। इन सब की डेरिवेशन हमें जरूरत नहीं है, बस हमें फॉर्मूला याद करना है। हीट जनरेट कितनी होगी, जितनी रिक्वायर्ड है माइनस जितनी डिसिपेट हो गई, वो हमारा क्या होगा, हीट जनरेटेड। फिर एक पॉइंट है, लेंथ ऑफ स्लॉट वेल्ड, जो हमारी लेंथ होगी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ द लोड टू अलाउबल स्ट्रेस। मतलब क्या हुआ, लोड अपॉन जो स्ट्रेस कर देंगे अगर हम, कि हमारा जो लोड लगा और जो हमारा अलाउबल स्ट्रेस है, जितना हम स्ट्रेस लगा सकते हैं, उसका वो उनका जो रेशियो होता है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लेंथ। एक आता है इलेक्ट्रोड होल्डर यूज फॉर, हाँ, कि इलेक्ट्रोड होल्डर का काम क्या है। ऐसे मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कभी कभी आरआरबी दे देती है कि ना तो डेटाबेस क्वेश्चन है ना कोई वैल्यू बेस्ड है, बस ये दे देती है। इलेक्ट्रोड होल्डर का यूज क्या है, तो भाई इलेक्ट्रोड को होल्ड करना है, यही पेपर में आया हुआ है। अब किसका बना होता है, तो मैंने ये भी बता दिया, कॉपर का बना होता है। ठीक है, अब पेपर में यही आता है कि इलेक्ट्रोड होल्डर का काम क्या होता है। वीविंग इन आर्क, वीविंग मतलब क्या होता है, वीविंग इन आर्क वेल्डिंग। वीविंग क्या होता है कि रिफर्स टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट राइट एंगल टू द राइट डायरेक्शन और टू द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग। वेल्डिंग के डायरेक्शन में जो मोशन है वो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब वेल्डिंग आप ऐसे कर रहे हो और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, वीविंग ऑफ आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीविंग ऑफ आर्क। ये भी पेपर में आया हुआ है आरआरबी जेईई में। ये आपका आर्क वेल्डिंग खत्म, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। अब आते हैं हम शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग में। अब जो शील्डेड गैस होती है सेकंड वाली, तो शील्डेड गैस क्या होती है ये पढ़ते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इसके अंदर जो रेज निकलती है वो कौन कौन सी होती है। शील्डेड गैस है तो इसके अंदर शील्ड बनी होती है, शील्ड के अंदर गैस होती है, तो इस कारण से रेज निकलती है, या तो यूवी निकलेंगी या फिर इंफ्रारेड निकलेगी। पेपर में आया हुआ है आरआरबी 2015 में। तो ये दोनों रेज होती है, याद रखना। अब पहला जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है हमारा टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का ये पूछा जाता है पहली बात तो, कि जो टंगस्टन इनर्ट आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसको बोलते हैं टिग वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो टिग वेल्डिंग बोल देते हैं इसको। और इसमें जो फेमस क्वेश्चन है, एक बार तो फुल फॉर्म में पूछी गई थी पहला। दूसरा जो सबसे फेमस क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, कि इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है, मतलब वो है ना घिसता नहीं है, तो नॉन कंज्यूमेबल होता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन से उसका मटेरियल का बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब यहाँ पर ये टंगस्टन की इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड गन लगी होती है, यहाँ पर इनर्ट गैस की सप्लाई होती है, और यहाँ पर शील्डेड गैस बन जाती है ऐसे, और पीस को जिसको ढक लेती है उसके अंदर वेल्डिंग हो जाती है। अब यूज फॉर वेल्डिंग लेस देन, अब इसको कब यूज करते हैं टंगस्टन को, तब यूज करते हैं जब इसकी जो थिकनेस है ये वाली, ये 5 mm से कम हो। और यूज फिलर मटेरियल फॉर मोल्ड, हाँ इसके अंदर जब फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, अगर हमें 5 mm से ज्यादा है तो हम इसमें फिलर मटेरियल का यूज करेंगे। अगला जो बनता है वो बनता है लिक्विड मटेरियल इन द वेल्ड पूल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग इनर्ट गैस। मैंने बता दिया इनर्ट गैस होती है। और एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के अलावा हम सबको डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी का यूज करते हैं।
तो इसका मतलब रिवर्स पोलैरिटी किसमें यूज करते हैं हम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो पेपर में आ सकता है रिवर्स पोलैरिटी हम किसमें यूज करते हैं, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में। एल्युमिनियम मैग्नीशियम के लिए एसी सप्लाई यूज होती है जिससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होती। हाँ, अगर हमें क्या कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी में भी क्या होता है, थिकनेस जो है वो सबसे लास्ट में डेप्थ ऑफ थिकनेस जो ज्यादा नहीं मिलती है, इस मामले में हम कभी कभी या फिर ज्यादातर हम उसको एसी सप्लाई यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो रिएक्टिव होते हैं ज्यादा, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो क्या होगा, एक लेयर नहीं बनेगी, तो एक क्या कहते हैं लेयर नहीं बनेगी उनपे, तो वो खराब नहीं होंगे, कोरोजन नहीं होगा। एप्लीकेशन कहाँ पर होता है इसका, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का, एरोस्पेस में और ऑटोमोबाइल में। दूसरी वेल्डिंग इसमें शील्डेड मैसेज में पढ़ेंगे, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिग, MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो इसका दूसरा मतलब जिसका ये पार्ट है। फिर इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इसमें जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, पहला क्वेश्चन जो ऑब्जर्व पूछा था उसमें बनती है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। कौन से होते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। दूसरा इसमें जो ट्रांसफर होता है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी में, कैसा होता है, ड्रॉपलेट ट्रांसफर होता है। कैसा होता है, लो करंट हुआ तो ड्रॉप में गिरेगा, और दूसरा ट्रांसफर जो इसमें होगा वो होगा स्प्रे ट्रांसफर। कौन सा होगा, स्प्रे ट्रांसफर। वो कौन सा होगा, जब हाई करंट यूज होगा। दोनों ही आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है, लो करंट में ड्रॉप और हाई करंट में स्प्रे ट्रांसफर होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड, हाँ ये भी पेपर में आया हुआ है कि इसको जो स्प्रे ट्रांसफर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिंच इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पिंच इफेक्ट। मिग में क्या होता है, ट्रांसफर जो इलेक्ट्रोड का होता है वो ज्यादातर क्या होता है, स्प्रे ट्रांसफर होता है। क्या होता है, स्प्रे ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो हम करंट रखते हैं वो बहुत ज्यादा रखते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आ गए। दूसरा एक और क्वेश्चन जो बनता है सबसे ज्यादा कि जो इनर्ट गैस होती है वो कौन सी होती है, हीलियम, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। और हीलियम और आर्गन के ऊपर तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनकी ये भी याद रखना कौन सी गैस होती है, हीलियम और आर्गन। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है ना, जो रोलर मूवमेंट वो होता है, क्या होता है, रोलर मूवमेंट प्रोवाइड होता है। और जो रोलर मूवमेंट प्रोवाइड हो रहा होता है वो किससे होता है, सर्वो मैकेनिज्म से होता है। और इसमें क्या कहते हैं 5 mm से ज्यादा चाहिए होता है, एसी पावर यूज होती है या फिर रिवर्स यूज होती है, मैंने बता रखा है। इसमें भी इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और एलॉय। जब एल्युमिनियम मैग्नीशियम आ जाए समझ लेना एसी पावर यूज हो रही होगी या फिर रिवर्स पोलैरिटी यूज हो रही होगी। थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.15 से 5 तक होनी चाहिए। पेपर में आया हुआ है, ये मैंने लिख दिया। हीलियम और आर्गन जो है वो यूज करते हैं शील्डेड मीडियम के लिए, कि जिससे यहाँ पर एक शील्ड बन जाती है उसकी, ठीक है। तो ये आ गया पेपर में, हीलियम और आर्गन सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर आता है मेटल आर्क वेल्डिंग, मैंने बता दिया। मेटल, हाँ मेटल आर्क वेल्डिंग जो होती है तीसरी, मेटल आर्क में याद रखना बस CO2 यूज होती है, यही पेपर में आया हुआ है। मेटल MAW की फुल फॉर्म भी पूछी गई है एक बार, मेटल आर्क वेल्डिंग। तो कौन सी होगी इसमें, क्या वो यूज गैस CO2 होगी, बाकी सिमिलर प्रोसेस आता है। फिर आते हैं प्लाज्मा वेल्डिंग पे, PAW बोलते हैं इसको। अब प्लाज्मा हो रहा है, प्लाज्मा बन रहा है, तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात, कितना होगा, 33,000 होगा। पहला क्वेश्चन तो ये बना है, प्लाज्मा इज अ गैस into a sufficient plasma is a gas into which sufficient energy is provided to fill electrons from atoms to molecules and allow both species ions exist, एक साथ कर जाते हैं। और इसमें जो गैस होती है उसी को बोला, जो प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा बनता है, जो स्पार्क बन रहा होता है ना गैस में, उसी को प्लाज्मा बनते हैं और प्लाज्मा बोलते हैं, और वो बहुत ज्यादा तेज होता है। अब इसमें जो हम कूलिंग वो लगाते हैं, रॉड लगाते हैं ये, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, H2O यूज करते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा यूज करते हैं, H2O यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करेंगे, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे प्लाज्मा में। कौन सा करेंगे, टंगस्टन यूज करेंगे। प्लाज्मा हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी विल बी फोकस द वर्कपीस एट गिवन पॉइंट। जो प्लाज्मा हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। हाई हीट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, कॉमन से हाई थिकनेस और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, ये भी हमें पता है। वेल्ड बेड क्या होगा, वो जो कम होगा, मतलब एक बार में जो वेल्डिंग फिलर है मटेरियल है वो क्या होगा, कम यूज करता है ये, ठीक है। वेल्डिंग ऑफ निकल, हाँ ये भी पेपर में आता है कि किस कौन सी वेल्डिंग को क्या यूज करती है, तो ये टर्बाइंस वगैरह में या ब्लेड्स वगैरह में यूज होती है। और निकल की वेल्डिंग या मोलिबियम की वेल्डिंग या कोबाल्ट की वेल्डिंग यूज होती है, स्टेनलेस वेल्डिंग की यूज होती है, ठीक है। अब इसके बाद चौथी वेल्डिंग हम पढ़ेंगे, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। कौन सी, सबमर्ज। अभी सबमर्ज हो रही है, वो क्या शील्ड बन रही थी, अभी क्या सबमर्ज मतलब उसके अंदर ही हो रही होगी। किसके अंदर, कि एक ऐसा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा वो उसके अंदर डला होगा, ये सबमर्ज होगी, हमें दिखाई नहीं देगी पहली बात। तो इसमें भी कौन सी यूज होगा, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा। कोई भी कोटिंग नहीं होगी इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या है वो कंज्यूम हो रहा होगा अपने आप ही, और आर्क के सबमर्ज वो सबमर्ज हो रहा होगा। और जो सॉलिड फ्लक्स है जो उसके ऊपर फ्लक्स होगा वो कौन सा होगा, कैल्शियम फ्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड का। थिकनेस, हाई थिकनेस यूज, जो बड़ी बड़ी थिकनेस होती है ना उस पर हम यूज कर सकते हैं, कितना 15 से 50 mm तक का यूज कर सकते हैं। और डिपोजिशन रेट क्या है, 1 घंटे में 20 किलो तक भर सकता है वो, बहुत ज्यादा है ये।
ठीक है, बहुत ज्यादा 20 किलो बहुत ज्यादा होता है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 mm पर मिनट है हॉरिजॉन्टल। हाँ, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो इसकी लिमिटेशन है कि हॉरिजॉन्टल फ्लैट पोजीशन पे यूज कर सकते हैं, जो फ्लैट पोजीशन होता है हॉरिजॉन्टली उस पे ही रख के यूज कर सकते हैं बेसिकली। और इसका जो फ्लक्स होता है वो कैसे रखा जाता है, वो हेड ग्रेविटी की तरह से होता है कि इसके ऊपर रखा जाता है, ग्रेविटी की मदद से वो फ्लक्स यूज होता है, मतलब डलता है इसके ऊपर। अब आर्क इज जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। ये तो पता ही है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में ही आर्क जनरेट होता है। फॉर वेल्डिंग ऑफ हाई थिकनेस, मैंने बता दिया हाई थिकनेस के लिए यूज होगा फ्लैट पोजीशन, कैन बी यूज एज इट इज सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। कैसे सेमी ऑटोमेटिक मतलब अपने आप बनती है, ये सेमी ऑटोमेटिक फुली नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेज। क्या है अब इसके कि हीट लॉस जो है वो मिनिमाइज होगा। क्यों, इसके ऊपर एक तो पहले सबमर्ज होगी ही तो बाहर निकलेगी नहीं हीट, हीट कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होगा, सही बात है। सप्रेस, और जो ये यूवी रेज निकलती है मैंने बताया था ये भी ये इसके अंदर दबी रहेंगी, जो स्प्लैशिंग है वो भी नहीं होगी। वेल्ड डिपोजिशन रेट है वो बहुत ज्यादा होगा कि एकदम बहुत ज्यादा वेल्डिंग स्पीड के साथ वो काम करेगी। एलपीजी सिलेंडर को इससे ही वेल्ड करा जाता है। जो सिलेंडर्स होते हैं ना, वो जो हमारे गोल गोल वाले सिलेंडर होते हैं, मतलब गोल वाले सिलेंडर होते हैं हमारे एलपीजी वाले, तो उनको इससे ही वेल्ड करा जाता है, वो फटे ना। और वेल्डिंग कैन बी डन इन फ्लैट पोजीशन, उसको फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं, मैंने बता दिया। और आर्क स्टेबल कैसे होते हैं, आर्क गेट इन कैसे, मोटर जनरेटर सेट के थ्रू। किसके, मोटर जनरेटर सेट के थ्रू। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आर्क को जो स्टेबल करते हैं वो जनरेटर लगा के सेट कर देते हैं, जिससे आर्क क्या रहती है, सेट रहती है एक तरह से पूरी, मतलब हिलती उलती नहीं है, ठीक है, स्टेबल रहती है। अब आता है गैस वेल्डिंग पे आ गया। कौन सी वेल्डिंग पे आ गए, गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में जो कौन सी गैस वेल्डिंग हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। कौन सी पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्लस कॉन्सेप्ट सब समझ लेते हैं। ये इसका सेटअप होता है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एक हमारा C2H2 का सिलेंडर होता है, ठीक है, और एक नोजल लगी होती है, इसमें दोनों ये मिक्स होती है। और वेल्डिंग टॉर्च लगी होती है, इस नोजल से आता है वर्कपीस के अंदर बहुत तेज हीट जनरेट होती है, ये दोनों मिलेंगे और हीट जनरेट करेंगे। इसको हल्की सी हम इसमें आग आग दे देंगे, वो दे देंगे, आग दे देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा C2H2 है मतलब एसिटिलीन है, तो ये और ये मिक्स ऑक्सीजन सिलेंडर। तो पेपर में कभी कभी ना ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों यूज करें, एयर में एयर पास करा दे इसमें, तो हम एसिडिटी के साथ यहाँ पर तो हमारे वर्कपीस अभी तो आग चल जाएगी, लेकिन जो हमारी आग जनरेट होगी वो कैसे होगी, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि एयर क्या है, एयर में प्योर ऑक्सीजन तो है नहीं, बाकी चीजें भी है, तो हमें चाहिए प्योर ऑक्सीजन, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन मिले हमें, और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो ऐसे ही और ऐसे ही हमारी जो आग जलेगी ये भी अलग अलग कलर की जलेगी बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। पढ़ते हैं अभी। अब ये क्या है, सीमलेस स्टील सिलेंडर। अगर हमें सीमलेस बनाना है तो हम कौन सी यूज करेंगे, गैस सिलेंडर वेल्डिंग यूज करेंगे। इसमें लीक प्रूफ होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो 15 मेगा पास्कल का होता है, हाई प्रेशर झेल सकता है। कितना कर सकता है, हाई प्रेशर झेल सकता है, क्योंकि जो एसिटिलीन वाला होता है वो 1.5 मेगा पास्कल का होता है, लेकिन हमारा हाई प्रेशर वो नहीं झेल सकता है। अब गैस वेल्डिंग से और क्या कर सकते हैं, ग्रीन कास्ट आयरन को कर सकते हैं वेल्ड, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और किसको कर सकते हैं, स्टीनलेस स्टील सिलेंडर को कर सकते हैं। अब ये जो पर्पल फ्लेम इसमें कभी कभी बनती है वो किसकी वजह से बनती है, एसीटोन जो होता है उसकी वजह से। एसीटोन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, ये भी आगे बढ़ेंगे। अब सिलेंडर का जो कलर है ऑक्सीजन के, उसका कलर कौन सा होता है, ये भी पेपर में पूछा गया तो मैंने लिख दिया है, ब्लैक होता है। एसिटिलीन जिसमें रखा होता है उसमें कौन सा होता है, मैरून कलर होता है, ये भी याद रखना, पेपर में आया हुआ है। जो वेल्डिंग टॉर्च होती है, टॉर्चेस में दोनों मिलके आते हैं, उसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 70 से 280 होगा। और एंगल बिटवीन रॉड एंड वर्क कीप अराउंड, मतलब ये जो ये मान लो वर्कपीस है, ये हमारी रॉड है, तो ये हमें कितना रखना होगा, कम से कम लगभग 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री रखना पड़ेगा। और वेल्डिंग टॉर्च आल्सो नोन एज, अभी जो वेल्डिंग टॉर्च है ये पेपर में हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लो पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लो पाइप बोलते हैं। अब इसमें रिएक्शन कैसे कैसे होगी, ये ऑक्सीजन है, ये हमारे केस से मिला C2H2 मतलब एसिटिलीन के साथ मिला, और क्या बना दिया, 2CO प्लस H2 प्लस हीट जनरेट हुआ। फिर सेकेंडरी रिएक्शन क्या होगी, जो 2CO बना है ये CO वापस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, और क्या बना देगा हमारा 2CO2 प्लस H2O प्लस हीट जनरेट होगी। और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो एसिटिलीन है वो हमारे कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की वो मॉलिक्यूल से यूज होगा, 5/2 से होगा, और क्या बनेगा 2CO प्लस H2 प्लस हीट जनरेट होगी। आप ध्यान से समझना, ये जो 2.5 मोल हमारे ऑक्सीजन के है और 1 मोल किसका हमारा एसिटिलीन का है, तो ये जो 2.5 मोल है इनमें से, और 1 मोल किसका एसिटिलीन का है, ये कंप्लीट कंबशन करते हैं, पेपर में आता है। तो ये 2.5 मोल है, इसमें से 1 मोल जो होगा वो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर में होगा, और जो हमें 1.5 मोल मिलेगा वो एटमॉस्फेयर से मिलेगा, जब हम इसके आसपास वो जब हम वेल्डिंग कर रहे होंगे तब।
तो 1 मोल ऑक्सीजन सिलेंडर से मिलता है और 1.5 मोल प्रेशर से मिलता है, ये पेपर में आता है। अब देखो 1 मोल ऑक्सीजन सिलेंडर से मिला और एसिटिलीन में भी कितना मोल है, 1 मोल ही है। तो जो मोल जो हमारा बराबर होता है, इसका मतलब रेशियो क्या होगा, 1/1 होगा। लेकिन अगर हम वेट के हिसाब से देखेंगे तो ये 1.5 मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर का है वो भी तो ऐड हो ही जाता है इसमें ऑक्सीजन में। तो कितना हो गया 2.5 और ये कितना हो गया 1, तो ये कितना लगभग रहता है, तो वेट के हिसाब से होगा 3:1। ये भी पेपर में आया हुआ है कि 3 कितना रेशियो होता है, 3:1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/1 कैसे होगा, जब हमारा सिलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो। अब ये जो गैस की फ्लेम्स होती है ये कितने टाइप की होती है, न्यूट्रल फ्लेम्स होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है और कार्बोनाइजिंग फ्लेम होती है। न्यूट्रल फ्लेम मतलब जिसमें जो एसिटिलीन और जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:1। इसकी टेम्परेचर कितना होता है, पेपर में आया हुआ है कितना, 3200 होता है। थिन ब्राइट और व्हाइट कलर की होती है, थिन ब्राइट और व्हाइट कलर की होती है और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ये पेपर में आया हुआ है क्या, हिसिंग साउंड। अब ये जो ऐसी फ्लेम निकालेगा तो इसकी जो बाहर का टेम्परेचर होगा वो आपका लगभग 1260 होगा और जो अंदर वाला होगा वो कितना होगा, वो 3200 डिग्री होगा। पेपर में आता है ब्लूइश कलर का होता है आउटर एनवेलप। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम। अब जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है ब्लू कलर की होती है बहुत ज्यादा और ये रोलिंग साउंड करती है एकदम दहाड़ती हुई, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है इसमें, ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसमें रेशियो क्या होगा 1.15 से 1.5, मतलब ऑक्सीजन का रेशियो 1 से ज्यादा होगा, C2H2 का 1 होगा, मतलब ऑक्सीजन इसमें ज्यादा अगर यूज करेंगे। तो किसको यूज करते हैं, ये पेपर में खूब आया हुआ है कि अगर हम इसमें स्टील को डिकार्बोनाइजेशन करेंगे या स्टील में से कार्बन को हटा देंगे तब हम वेल्डिंग में यूज करते हैं, नॉन फेरस मटेरियल में यूज करते हैं। दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जिंक ब्रास कॉपर को। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देंगे, कितनी 0.85 से 0.95 कर देंगे इन कंपैरिजन टू एसिटिलीन। 1 होगी और तो ये कितनी हो जाएगी 8.5। ये किस में यूज होगा, निकल में, निकल बेस या फिर कार्बन बेस। तो इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस होती नहीं है। और कौन से कलर की होती है, ये भी पेपर में आया हुआ है, तो ये होती है येलो। कैसी होती है, येलो। ठीक है यार, पेंटैप चल नहीं रहा है, जेई बनने के बाद पेंटैप भी लेंगे, ठीक है। हाँ चलो, बाय बर्निंग द एसिटिलीन इन प्रेजेंस ऑफ O2 ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो प्रेजेंस हो रहा है कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकल रही है, एंडोथर्मिक मतलब हीट चाहिए होती है तो उसको तो बाहर निकल रही होती है ऑब्वियसली, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर हीट इज प्रोड्यूस फ्यूजन पॉइंट, ये हीट कहाँ पर होगी, फ्यूजन पॉइंट पे होगी ऑब्वियसली, जो ज्वाइंट करना है उस पे होगी। बाय कंट्रोलिंग द फ्लो रेट ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम द सिलेंडर डिफरेंट फ्लेम्स आर प्रोड्यूस। कौन कौन सी न्यूट्रल फ्लेम हुई आपकी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हुई या कार्बोनाइजिंग फ्लेम हुई, तीनों फ्लेम को हम कैसे यूज करते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट को। अगर ऑक्सीजन की फ्लेम ज्यादा होगी तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्लू कलर वाली 3200 डिग्री जिसकी टेम्परेचर होती है नरकोड का, तो वो। अब एप्लीकेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लिख दिया है, पेपर में आता है। ऑक्सीडाइजिंग का क्या है, कॉपर जिंक, और कार्बोनाइजिंग का जहाँ पर कार्बन हो निकल बेस अलॉय हो, और इसमें माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन, इसमें न्यूट्रलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं फ्लक्स कोटिंग के, वो पढ़ते हैं। तो समझते हैं फ्लक्स कोटिंग है क्या। फ्लक्स कोटिंग मतलब क्या होता है, जो हम फ्लक्स यूज कर रहे होते हैं इसमें वेल्डिंग में जो आपने देखा होगा फिलामेंट मटेरियल, तो उसमें क्या होता है कोटिंग लगा देते हैं। तो फायदा क्या होता है उसका, वो समझते हैं। पहला क्या है, डीऑक्सीडाइजर, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ एक्ट नहीं करेगा, तो कोई भी ऑक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा, तो डीऑक्सीडाइजर की तरह यूज करेगा। बाय फॉर्मिंग स्लैग, स्लैग बन जाएगा लिक्विड मेटल, जब हम उसको पिघल जाएगा वो तो उसके अंदर नीचे ही पिघल जाएगा, उसी के साथ मिल जाएगा। तो विस्कोसिटी है उसको कंट्रोल कर देगा, ज्यादा विस्कस मतलब कम विस्कस होगा तो उसको अच्छा खासा विस्कस करके जमाने की कोशिश करेगा। हीट ट्रांसफर रेट को कंट्रोल कर देगा, स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, सही बात है, रिड्यूसिंग हीट ट्रांसफर लॉसेस को कम कर देगा, और हीट कंसंट्रेशन जो वर्कपीस पे जा रही है उसको भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है फ्लक्स की, जो हम फ्लक्स कोटिंग करते हैं, मतलब जो फिलर मटेरियल है उसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे कोट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ये सब फायदे हो जाते हैं उसके। अब फ्लक्स कोटिंग मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं, अगर हमें डीऑक्सीडाइजर करना है तो हमें क्या करें, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, ये सब ग्रेट डीऑक्सीडाइजर होते हैं, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन चिपकती नहीं है या फिर रिएक्ट नहीं करती है। स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड क्या होगा, अगर हमें स्लैग फॉर्मेशन करना है तो हम ये Fe2O2, सिलिकॉन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिका, कार्बन फ्लोराइड यूज करेंगे। अगर हमें आर्क को स्टेबल करना है, जो आग निकल रही है उसको स्टेबलाइज करना है, तो हम सोडियम ऑक्साइड लगा देंगे और कैल्शियम ऑक्साइड वाला यूज करेंगे, पोटेशियम सिलिकेट। एलॉइंग करना है अगर हम एलिमेंट में, तो जैसे निकल हुआ, कैल्शियम हुआ, वो कैल्शियम हुआ, क्रोमियम हुआ, वेनेडियम हुआ, ये यूज कर देंगे। क्रोमियम हुआ, ये वाले एलॉइंग यूज कर देंगे फिलर मटेरियल में, जिससे वो जाके मिलके उनकी वो एलॉइंग कर देंगे और स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। कोई कोरोजन को इंप्रूव कर देगा, कोई मशीनिटी इंप्रूव कर देगा, कोई हार्डनेस इंप्रूव कर देगा। और गैस फॉर्मिंग मटेरियल में कौन सा यूज करता है, अगर गैस फॉर्म हो रही है तो सेल्यूलोज या CaCO3। क्या होता है, CaCO3। अब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। गैस कटिंग ऑपरेशन, गैस कटिंग ऑपरेशन मतलब अब जो गैस वेल्ड कर रहे हैं ना, वेल्ड की जगह हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग कैसे कर सकते हैं कि इसके सेम प्रोसेस होती है, बस उसको हाई स्पीड में कर देंगे तो क्या होगा, सिंगल स्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं,